हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल। एंड इन दिस वीडियो सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स का पार्ट 2, जहां पे हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं साथ साथ में और कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इफ यू हैवंट वॉच द वीडियो येट, डू वॉच इट फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज विद पी वाई क्यूज, जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज है, जो पहले रिपीटेडली पूछे गए हैं। वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। राइट, सो स्टे कनेक्टेड। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें पूछा गया है विच द एनर्जी ऑफ विंड इज। राइट, विंड की एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि द एनर्जी ऑफ विंड इज। ए ऑप्शन दिया गया है ओनली पोटेंशियल, बी ऑप्शन दिया गया है ओनली काइनेटिक, एंड सी ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिकल, एंड डी ऑप्शन दिया गया है बोथ। पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, दोनों है। तो आपको बताना है कि जो विंड एनर्जी है वो किस तरह की एनर्जी है। तो आपको पता है कि विंड क्या है, एक मूविंग चीज है। राइट, एक मूविंग थिंग है। तो मूविंग थिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो चीजें मूव नहीं करती, जैसे अभी हम बैठे हैं, है ना, सो जो चीजें मूव नहीं करेंगी उनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो चीजें मूव करेंगी उनमें होगी काइनेटिक एनर्जी। और जो विंड है वो एक मूविंग थिंग है, तो वो क्या होगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी वहां पे होगी। राइट, सो दिस विंड दिस हैज गॉट काइनेटिक एनर्जी। ये आपको याद रखना है कि विंड के पास कौन सी एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। ओके, all the moving things they have kinetic energy, and this is the energy possessed by an object due to its motion or movement. Right, yes, और wind energy आपका एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर, फर्दर आप इस काइनेटिक एनर्जी को किसी भी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है ना, जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो काइनेटिक है। सो दिस इज, हियर यू विल सेलेक्ट ओनली काइनेटिक। राइट, हियर यू विल सेलेक्ट ओनली काइनेटिक। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड पावर के टाइम पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ए ऑप्शन दिया है काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन दिया है पोटेंशियल एनर्जी, सी ऑप्शन दिया है सोलर एनर्जी, एंड डी ऑप्शन दिया है रेडिएंट एनर्जी। राइट, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विंड पावर में कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट, सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड रेडिएंट एनर्जी, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो विंड है वो एक मूविंग चीज है, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं विंड एनर्जी के थ्रू, जो विंड टर्बाइंस लगे होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब विंड एनर्जी का अगर आपको पता है कि किस टाइप की एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है या ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप इजिली बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी कौन से टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, किस तरह का यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है जो विंड एनर्जी है वो क्या है, वो एक काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो। राइट, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी को हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको एनर्जी कन्वर्जन दिया है, लिस्ट 2 में आपको डिवाइसेस और मैकेनिज्म दिया है, और आपको इसको राइटली मैच करना है। राइट, यस, तो लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, ये पूछा गया है। तो आपको भी पता है कि सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सोलर सेल, है ना। सो सोलर सेल क्या करेंगे, जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो हो गए सोलर सेल। उसके बाद बोला गया है कि इलेक्ट्रिक टू साउंड, राइट, मैच करते हैं इनको। राइट, लाइट टू इलेक्ट्रिक तो करेंगे सोलर सेल। उसके बाद पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक टू साउंड, राइट, क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक टू साउंड। सो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक टू साउंड कौन कन्वर्ट करेगा इनमें से, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से? वी ऑल नो जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। मास टू हीट, राइट, मास को हीट में कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा। देन केमिकल टू हीट एंड लाइट, केमिकल को हीट एंड लाइट में किसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है? तो कार ब्रेकिंग में, राइट। कार ब्रेकिंग मतलब कार में हम यूज ही क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास केमिकल एनर्जी हो गई, उसको हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है कार ब्रेकिंग के टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे जो डी का राइट आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। अब देखो नीचे मैच करके देखो, ए का 4 कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है, राइट, तो ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। ज्यादा तो आपको सोल्व भी नहीं करना था, वैसे ही आपका आंसर आ रहा था यहाँ पे, है ना? यस, ओके, केमिकल टू हीट लाइट एनर्जी, ओके, दिस इज फ्यूल कंबशन, नॉट कार ब्रेकिंग, यहाँ से हटा दो कार ब्रेकिंग को। यस, फ्यूल कंबशन यहाँ पे होगा। जैसे कि मैंने बताया हम फ्यूल्स यूज करते हैं, पेट्रोलियम और डीजल, तो ये ज्यादा आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे फ्यूल कंबशन के टाइम पे ही केमिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, वो कौन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्पीड को डिफाइन किया था, राइट। तो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, गैलीलियो गैली। तो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने यूज किया था फर्स्ट टाइम, जो जिनको हम पूरा क्रेडिट देते हैं इस चीज के लिए, राइट। यस, सो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेजर किया था स्पीड को। कैसे किया था? ही कंसिडर द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम स्पीड को मेजर किया था कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसी को तो हम स्पीड बोलते हैं, कि कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसी को स्पीड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये गैलीलियो गैली के द्वारा दिया गया था, है ना, राइट। और उन्होंने एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन भी दी थी इसके लिए, दैट इज v इज इक्वल टू, राइट, v इज द स्पीड हियर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा डिस्टेंस और ये आ जाएगा टाइम। अब आपको जो स्पीड है उसकी यूनिट भी याद रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो मीटर पर सेकंड आ जाएगी, क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये आपकी यहाँ पे स्पीड की यूनिट रहेगी। और जैसा कि आपको पता है, जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी। सो इसका सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये चीजें आपको स्पीड के बारे में याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। पूछा गया है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको और क्या बोलते हैं, और वो क्या डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इन एक्चुअल है क्या। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, राइट। So Newton's first law of motion is also known as the law of inertia, and इसके according ये बोलता है, it states that if an object is rest, अगर कोई object rest पे है और moving at a constant speed in straight line, it will remain at rest। कुछ चीज रेस्ट पे रखे तो वो रेस्ट पे रहने की ही ट्राई करेगी। अगर आपको उसको मूव करोगे तो उसके अपोजिट एक आपका जो है फोर्स काम करेगा, है ना। सो इनर्शिया इज दैट, राइट। सो इनर्शिया टेंडेंसी होती है किसी चीज की अपनी स्टेट में रहने की, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, और कोई चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी इनर्शिया की वजह से। और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही उसको हम बोलते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। यस, राइट।
तो यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। यस, बी आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद पूछा गया है, एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, जैसे ही ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है, द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द लीन बैकवर्ड बिकॉज ऑफ, जैसे ट्रेन ने स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट किया, जो पैसेंजर का हेड है वो लीन हो जाएगा बैकवर्ड साइड में। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों जो हेड है वो लीन होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में? तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बी ऑप्शन दिया है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड सी ऑप्शन दिया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड डी ऑप्शन दिया है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे अगेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, है ना, राइट? यस। सो अब यहाँ पे इनर्शिया बहुत डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं। तो अब जब ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है, ये बोला है उन्होंने, तो मूव करना स्टार्ट किया, तो उससे पहले ट्रेन क्या थी? ट्रेन रेस्ट में थी ना, राइट? ट्रेन क्या थी? रेस्ट में थी। तो जो पर्सन उसमें बैठा था वो भी, उसकी जो स्टेट थी वो भी रेस्ट में थी, है ना, राइट? सो जब ट्रेन सडनली एकदम से स्टार्ट होगी, जो पैसेंजर है वो फॉल करेगा बैकवर्ड में, क्योंकि जो उसका लोअर पार्ट है, जो पर्सन का लोअर पार्ट है, वो अभी भी क्या करता है? वो रेस्ट में रहना चाहता है, राइट? यस। So the lower part of the body, which is in contact with the train, begins to move, while the upper part of the body tend to maintain the position due to inertia or rest. अब जब मोशन ट्रेन ने किया, तो नीचे वाला जो लोअर पार्ट है, that is able to sense कि yes ट्रेन is in motion, but अपर पार्ट को टाइम लगेगा, सो वो उस टाइम तक रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहां पे इनर्शिया काम कर रहा है ना, राइट? तो डेट टेंड टू रिमेन इस पोजिशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये जो होगा बैकवर्ड जो मोशन हुआ, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ, क्योंकि इनिशियली जो पर्सन था वो रेस्टिंग स्टेट में था, ट्रेन मूव नहीं कर रही थी, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यस, आपको ऐसे इस तरह से इसको याद करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहेगा। उसके बाद पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज बस इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, एक बस है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, एंड इन टेक्स अ शार्प टर्न टू राइट साइड सडनली, एंड द पैसेंजर सिटिंग इन द बस विल, उसने राइट साइड टर्न लिया, तो पर्सन कहाँ लीन होगा ये पूछा गया है, कहाँ फोल करेगा, कहाँ बेंट होगा ये पूछा गया है, राइट? सो सबसे पहले मैं ये चीज और बता देती हूँ, राइट? सो पर्सन बैठा है बस में, राइट? तो वो अगर बस राइट साइड मुड़े तो वो लेफ्ट साइड में बेंट करेगा पर्सन, है ना, क्योंकि जो इनिशियली जो पैसेंजर था और जो बस थे, वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। व्हेन द बस सडनली टेक अ राइट टर्न, द लोअर पोर्शन ऑफ पैसेंजर वो सेंस कर लेता है कि राइट टर्न हुआ है, बट जो अपर पोर्शन है पैसेंजर का, उसको विल बी थ्रोन टुवर्ड्स द लेफ्ट, वो लेफ्ट लेफ्ट की साइड थ्रो कर दिया जाता है उसको, और ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है, राइट? सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन उन्होंने दिया है कि राइट की तरफ बेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाएगा, सी ऑप्शन दिया है मोर देन वन ऑफ द अबो, एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबो। तो सी ऑप्शन डी ई ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबो। तो जो सी ऑप्शन दिया है कि दैट बैंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो जो अगर अगर ट्रेन बोलो, बस बोलो, जो बस है वो एकदम से मुड़ती है राइट साइड में, तो जो पर्सन है वो बेंट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। अगर बस मूव करती है एकदम से, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है लेफ्ट साइड में, तो पर्सन बेंट हो जाएगा राइट साइड में। इतना आपको बस याद कर लेना है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना, ये आपको बस याद कर लेना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में, दैट इज स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद। स्टैटिक साइंस का मतलब है, स्टैटिक मतलब रेस्ट वाली सिचुएशन, तो यहाँ पे सिचुएशन ऑफ रेस्ट वाली जो कंडीशन है वहां पे उसको स्टैटिक साइंस दैट इज एसोसिएटेड विद द सिचुएशन ऑफ रेस्ट, आप बी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या पूछा गया है। बोलते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन द ऑन द रोड। आइस पे वॉक करना डिफिकल्ट है रोड के कंपैरिजन में। तो इसका क्या रीजन है? अब जो आइस है वो हार्डर रहती है रोड से, राइट? ए ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन दिया है रोड इज हार्डर देन द आइस। सी ऑप्शन दिया है आइस डजंट ऑफर एनी रिएक्शन when we push it with our foot। एंड डी ऑप्शन दिया है ice has a lesser friction than the road। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जब हम मूव करते हैं किसी चीज पे तो वहां पे फ्रिक्शन आपका आता है मेन रोल, है ना? सो यहाँ पे जो हमारे लिए आइस पे मूव करना वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि वहां पे जो आइस है वहां पे लेस फ्रिक्शन रहता है देन रोड। तो हमें कम से कम वॉक करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शन तो चाहिए। आइस में वो फ्रिक्शन भी नहीं रहता, तो इस वजह से हम उससे फिसल जाएंगे। हम प्रॉपर वहां पे वॉक नहीं कर पाएंगे, राइट? प्रॉपर वहां पे हम वॉक नहीं कर पाएंगे, राइट? तो वहां पे हम स्लिप कर जाते हैं, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कम है रोड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी विल बी द राइट आंसर हियर। यस, डी आपका राइट आंसर रहेगा, दैट इट हैज अ लेसर फ्रिक्शन देन रोड। इसके पास लेस फ्रिक्शन रहता है रोड के कंपैरिजन में। ये आपको याद कर लेना है, राइट? यस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये गिवन स्टेटमेंट है जो आपको कंसिडर करनी है, और कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, चूज द करेक्ट कंक्लूजन। सो स्टेटमेंट आपकी क्या है कि इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। उन्होंने बोला कि जब कोई लोडेड कार्ट होगी उसको ज्यादा पुश करना पड़ेगा रादर देन लाइक उसके कंपैरिजन में, अगर हमें हमें इसको मूविंग रखना है तो मूविंग रखने के लिए बोल रहे हैं कि कम हमें फोर्स पुश करना होगा, और जब हम इसको फर्स्ट टाइम मूव करेंगे उस टाइम पे ज्यादा पुश करना होगा। एक बार मूव कर दिया मोशन में, एक बार आ गया कार्ट, उसके बाद आपको इतना पुश फोर्स नहीं लगाना। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा पुश लगाना होगा। रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों है, राइट? सो यहाँ पे बात करते हैं हम एक और नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा है कि जो कि दैट होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दैट स्लोज डाउन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। अब काइनेटिक फ्रिक्शन वो है जो मूव स्लो डाउन करता है मूवमेंट को, बट वहाँ मूवमेंट तो होती है ना। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन है वो कोशिश करता है कि ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखे एक ही प्लेस पे, है ना? तो जब हम किसी चीज को मूव करते हैं तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि उसने अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, राइट? सो वन यू स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग, फ्रिक्शन डिक्रीज होता रहता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है फिर वो डिक्रीज होता है ना? तो इसलिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रिक्शन कम होगा तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब स्टार्टिंग में हम उसको स्टार्ट करें, सिर्फ मूव करने के लिए हम उसको पुश कर रहे हैं, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे एक बार में मूव कर जाएगी तो वहां पे आपको उसको कम फोर्स से भी आप मूव कर सकते हो। तो ये आपका रहता है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद बात करते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय। बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि अब कि जो हर एक एक्शन होगा उसके लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, जिसको हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला है, राइट? सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बोला है कि ये जो लॉ है ये किसने दिया था? सो ये न्यूटन ने दिया था, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन भी होता है ना? तो ये आपको याद रखना है, ये न्यूटन ने दिया था ये वाला लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं कि एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम। कोरियोलिस फोर्स एक टाइप का फिक्शियस फोर्स रहता है, इनर्शियल फोर्स रहता है, दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट रोटेट्स विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, राइट? यस। तो यहाँ पे क्या रहता है
जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम implied is always the earth and ineffective Coriolis force is caused due to the rotation of earth। तो ये अर्थ रोटेशन से कोज होता है कोरियोलिस फोर्स, ये आपको याद कर लेना है, राइट। उसके बाद साइकिल एंड स्टार यूज बॉल बियरिंग बिकॉज साइकिल एंड कार बॉल बियरिंग्स क्यों यूज करते हैं, ये पूछा गया है। सो बॉल बियरिंग का काम होता है कि वो रोटेशनल फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और रेडियल एक्सेस रेडियल और एक्सियल लोड को सपोर्ट करती हैं, तो वो फ्रिक्शन को कम करती हैं, रोटेशनल फ्रिक्शन को कम करती हैं। तो ड्यू टू बॉल बेयरिंग the effective area of contact between wheel and the axle is reduced and hence friction also reduces। तो इसका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, yes, तो जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट है व्हील और एक्सिल के बीच में उसको रिड्यूस करना ताकि फ्रिक्शन भी वहां पे कम हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। yes, so with this we have completed all the important questions for this topic। yes, stay connected with Brainipedia skill, have a good day, do prepare well।